गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, इंडिविजुअल मैथ विद आलोक में एक बार फिर आपका स्वागत है। जैसा कि हम पिछले वीडियो में कल की वीडियो में हाई स्कूल में जो है हम पढ़ा चुके हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण, लेकिन बहुत से हमारे स्टूडेंट ऐसा कह रहे हैं कि शायद ये समझ में अच्छे से नहीं आया, तो हम बस इस जो कल बनाए बस उसे हम फिर से डिस्क्राइब कर रहे हैं, थोड़ा सा प्रयास कर रहे हैं कि शायद आज समझ में आ जाए, है ना। तो हमारे साथ चलिए, कल हम क्या किए थे, तीनों को एक साथ लेकर चले थे, शायद इसीलिए जो है कंफ्यूजन बनी रही होगी। आज हम क्या करते हैं, सबको अलग अलग डिस्क्राइब करते हैं, कैसे ये देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए, ध्यान दीजिएगा, दो चर की बात करता है तो जो चर होते हैं, चर का सीधा मतलब है एक x से, एक y से, एक z से, एक w से, मतलब कुछ भी ऐसा लिखा हो जिसकी वैल्यू को हम ना बता सकें, जिसका कोई निश्चित मान ना हो, वो आपका चर है। ये आप पढ़ चुके हो, काफ़ी दिन से जानते हो, पिछली क्लासों में आपने अच्छे से पढ़ा है। अब बात आती है कि एक ऐसा समीकरण जिसमें दो चर हो और लाइनर हो, मतलब रैखिक हो। अच्छा, रैखिक कब होगा? एक समीकरण रैखिक लाइन रिप्रेजेंट करती है जब उसकी डिग्री एक होती है, डिग्री सबसे बड़ी डिग्री एक होती है। यानी हम लिख दें ax प्लस बी वाई प्लस में c=0, तो एक लाइन है ये, ध्यान दीजिएगा, ये एक लाइन है जिसमें a b c कांस्टेंट है, x और y जो है वो चर है। ध्यान दीजिएगा, a b c कांस्टेंट है, x y जो है वो चर है। इनके कहने का मतलब कांस्टेंटिटी इसलिए है क्योंकि हम इसे इसके जगह पर कोई डिजिट पुट कर सकते हैं, अपने मन से कोई भी डिजिट पुट कर सकते हैं, तो इसीलिए ये कहा जाता है कि ये कांस्टेंट है और ये चर है। इतना शायद समझ में आ रहा हो, है ना। अब आगे हम बात करते हैं कि हम इसके आगे अगर हम देखें तो ये रेखा जो रिप्रेजेंट करेगी वो ऐसे जाएगी। हो सकता है वो रेखा ऐसे जाए, हो सकता है वो रेखा ऐसे जाए, मतलब रेखा, ये लाइन ही तो है। अब लाइन कैसे जा रही है, ग्राफ पर जाएगी, इस वैल्यू के अकॉर्डिंग जाएगी, है ना। जब आप पढ़ेंगे कार्तीय तल तो आपको ये वैल्यूज मिल जाएगी। एक बात तो ये हो गई। अब दूसरी बात ये है कि अगर ये लाइन है तो एक लाइन और चाहिए, तो जब ये केवल एक लाइन के लिए इंडिकेट करता है, जब इसे दो भागों में बांट दिया जाए तब ये दो लाइन बनाएगी, और दोनों लाइन के नाम इस प्रकार होंगे, ध्यान दीजिएगा। ऐसे जैसे एक लाइन ये पहली हुई, फर्स्ट लाइन हुई, तो यहाँ पर हम कह देते हैं a1x, b1y और c1 कह देते हैं, और जब दूसरी लाइन लिख देते हैं तो a2x और b2y और c2 कह देते हैं। अच्छा, ऐसा हम क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि हमें पढ़ना है लाइनर पेयर, रैखिक युग्म की प्रकृति क्या होती है, रैखिक युग्म होते कैसे हैं, रैखिक युग्म चलते कैसे हैं, रैखिक युग्म की पहचान क्या होती है। जैसे दो लाइनें बनी, आप इसे देख के तो बता लोगे कि ये समांतर है, लेकिन अगर ये लिखिए तो इसे कैसे बताओगे कि ये समांतर है? बस वही हमें पढ़ना है ना। तो पहले स्टेप में हम देखते हैं, सबसे पहले स्टेप में हम देखते हैं प्रतिच्छेदी रेखा। प्रतिच्छेदी रेखा, इसे हम बोलते हैं इंटरसेक्ट। अगर कल वाली वीडियो नहीं देखें तो आप फिर से देख लीजिए, शायद ये और इजी समझ में आ जाएगा। रेखाएं जो हमेशा 3 टाइप्स में चलती हैं, या तो वो पैरेलल होंगी यानी समांतर नहीं काटेंगे, या तो वो प्रतिच्छेद करेंगी, काट देंगी, और या तो वो सीधी ऐसे चली जाएंगी, काटती रहेंगी। तो हम यहाँ पर इंटरसेक्ट की बात कर रहे हैं, पहले इंटरसेक्ट की बात। अब अगर रेखाएं इंटरसेक्ट करती हैं तो इंटरसेक्ट करेंगी तो वो लगभग ऐसे मिलेंगी, ऐसे, ध्यान दीजिएगा, ऐसे मिलेंगी। अब इनमें क्या क्या हो सकता है? अगर रेखाएं इंटरसेक्ट करती हैं तो कैसे पहचानोगे कि रेखा इंटरसेक्ट की है? तो इसके लिए बस एक लिखवा दिया जाता है आपको रीजन, कि अगर a1 a2 क्या है? इन्हीं दो रेखाओं के x के गुणांक हैं, दो रेखाओं के x के गुणांक को a1 a2, y के गुणांक को b1 b2, और जो कांस्टेंट है उसे c1 c2 कह दिया जाता है। अब ये कहता है कि अगर a1 a2 है और नॉट इक्वल टू b1 b2 है और नॉट इक्वल टू c1 c2 है, तो ऐसी रेखाएं क्या होंगी? इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी। इंटरसेक्टिंग लाइन, प्रतिच्छेदी रेखा। क्यों? क्योंकि इसमें कंडीशन ही दिया है a1 a2 इज नॉट इक्वल टू b1 b2 इज नॉट इक्वल टू c1 c2। यानी जहां ये कंडीशन मिल जाए वहां हम कह सकते हैं कि ये लाइन क्या है? प्रतिच्छेदी है। अब तो समझ में शायद आ रहा होगा। अब कैसे प्रतिच्छेदी है हम पूरा एकदम विस्तार से देख लो, एक क्वेश्चन भी देख लो। यहीं पर क्वेश्चन मतलब ये कह रहा है, देखिए इधर दिख रहा होगा, शायद इधर सबको दिख रहा है इस पार्ट में। चलिए
यहाँ पर हम देखते हैं कि दो लाइन 3x 4y इक्वल टू 7, 5x 7y इक्वल टू 9, ये दिया हुआ है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर ये दो लाइन है तो इस दो लाइन की अगर हम तुलना इस लाइन की इनसे कर दें, इस लाइन की इनसे कर दें, तो हमें यहाँ से a1 इक्वल टू 3, b1 इक्वल टू 4, c1 इक्वल टू 7 मिलेगा। यहाँ अगर हम इनकी तुलना इस वाली दूसरी लाइन की तुलना इनसे करें तो हमें a2 इक्वल टू 5, b2 इक्वल टू 7 और c2 इक्वल टू 9 मिलेगा। ये तो दो लाइन से हमें क्या मिली, वैल्यूज मिली। अब हम देखते हैं a1 अपान a2 निकालते हैं, a1 अपान a2 और a1 अपान a2 मिलता है आपका 3/5। फिर b1 अपान b2 निकालते हैं और वो आपका मिलता है 4/7। फिर c1 अपान c2 निकालते हैं और वो मिलता है आपका 7/9। देखिए हम कहीं अलग से अपने मन से नहीं लिखे हैं। a1 का मान यहाँ से, b1 का मान यहाँ, सॉरी a2 का मान यहाँ से, b1 का मान यहाँ से और b2 का मान यहाँ से, c1 का मान यहाँ से और c2 का मान यहाँ से। यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर इनको देखो, खुद कंपेयर करो, क्या ये तीनों इक्वल हैं? नहीं है, तो आपका यही तो फॉलो कर रहा है, कह रहा है कि a1 अपान a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपान c2, क्योंकि तीनों है ही नहीं इक्वल। अब जब ये कंडीशन आ गई कि इसमें आप लिख देंगे कि यहाँ पर लिख देंगे कि हेयर a1 अपान a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपान c2, तो रेखाएं क्या होंगी? प्रतिच्छेदी होंगी। क्लियर? कब? जब इसके गुणांक जो हैं वो इक्वल ना हो। अब हम बात करते हैं प्रतिच्छेदी में और क्या हो सकता है। एक बिंदु पे काट रहा है, इसके लिए हम लिख सकते हैं कि इसके सॉल्यूशन हो सकते हैं। सॉल्यूशन मतलब हो सकता है अद्वितीय हल हो सकते हैं, या इसे कभी कभी बोल देते हैं एक हल, है ना, एक हल हो सकता है। ठीक है, अब बात आती है और इसमें क्या हो सकती है, तो इसके निकाय होते हैं, और निकाय जो होंगे वो होंगे संगत। निकाय जो होंगे संगत, और संगत को हम कह सकते हैं कंसिस्टेंट। यानी कुल मिलाकर संगत कब होंगे? जब ये दोनों इक्वल। हम कल बता चुके हैं, बस इकट्ठे बताए थे, शायद इजी लग रहा था, लेकिन हम नहीं समझ में आया तो ऐसे देख लो। अगर ये दोनों सेम है तो हम कह देंगे कि निकाय संगत हैं, और संगत को हम कह देते हैं कंसिस्टेंट। क्लियर है ना? अब आगे हम शायद इसमें जो 3 चीजें थी वो हमने बता दी। अब हम चलते हैं आगे समांतर रेखा पर, तो आगे मिलते हैं समांतर रेखा पे।